नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आयरन नदी में बहे युवक का 23 दिन बाद मिला शव। मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता और संविदा पर नौकरी देने की उठी मांग। जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। गैस रिसाव के बाद गैस सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। हादसे में परिवार के 4 सदस्य झुलसे, हॉस्पिटल में इलाज जारी। भोपालपुरा में कार पर गिरा बिजली का तार। देखते ही देखते जलकर राख हुई कार। घटना के बाद मची अफरा तफरी। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर से इस वक्त की बड़ी खबर आयरन नदी हादसे से जुड़ी है। करीब 23 दिन पूर्व 6 सितंबर को उदयपुर में आयरन नदी में बहने से रवि खोकर नामक युवक की मौत हो गई थी। हादसे में एक युवक को जिंदा बचा लिया गया था, लेकिन रवि पानी के तेज बहाव में समा गया और उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। हादसे के बाद सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ, वाल्मीकि समाज और स्थानीय लोगों के सहयोग से लगातार 10 दिन तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान छोटू भाई और उनकी टीम ने भी जी जान से मेहनत की, लेकिन शव बरामद नहीं हो सका। परिवारजन और स्थानीय लोगों ने धीरे धीरे उम्मीद छोड़ दी, मगर रवि के पिता ने हार नहीं मानी। वे लगातार अपने बेटे की तलाश में जुटे रहे और बार बार अधिकारियों से आग्रह करते रहे कि सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू किया जाए। परिवार की इस उम्मीद और जिद को देखते हुए सिविल डिफेंस उदयपुर के उप नियंत्रक दीपेंद्र सिंह राठौड़ ने बीते दिन 3 दिनों से फिर से ऑपरेशन शुरू करवाया। टीम ने जहां हादसा हुआ था वहीं से पुनः सर्चिंग शुरू की और आज सोमवार सुबह करीब 10 बजे आखिरकार सफलता मिली। रवि का शव हादसे वाली जगह से लगभग 8 किलोमीटर दूर कानपुर खेड़ा पुलिया के पास मिला। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में कानपुर व खेड़ा के स्थानीय निवासी, वाल्मीकि समाज और छोटू भाई की टीम का अहम योगदान रहा। छोटू भाई गोताखोर के साथ उनकी टीम हुसैन भाई, रमजानी भाई, जुम्मा भाई, निशाद और इस्माइल ने अथक प्रयास कर शव को बाहर निकाला। सिविल डिफेंस उदयपुर की टीम ने भी लगातार मेहनत और समर्पण से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। टीम में चालक सुरेश सालवी, दीपक वडेरा, सचिन कंडारा, प्रकाश राठौड़, विपुल चौधरी, विष्णु राठौड़, विजय नकवाल, मुकेश सेन, भवानी शंकर वाल्मीकि, पुरुषोत्तम कुमावत, नमित चौहान, जगदीश डुलावत, मनोज जीसी, नरेश चौधरी, मनीष सेन, हितेश सोलंकी, कैलाश गमिती, सुनील खटीक, नरेंद्र सिंह झाला और महेंद्र सिंह मसानी सहित कई सदस्य मौजूद रहे। करीब 3 हफ्ते तक चले इस संघर्ष ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अगर हिम्मत और जिद कायम हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। रवि के परिजनों को भले ही अपने बेटे की जिंदगी वापस नहीं मिल सकी, लेकिन आज उनका शव मिलने से उनकी प्रतीक्षा और तड़प को विराम मिला है। वहीं इस अभियान ने प्रशासन, समाज और स्थानीय लोगों की साझी जिम्मेदारी और इस जज्बे को भी सामने रखा। उदयपुर जिले की गुरावड़ तहसील के बोरी ग्राम पंचायत के सकतड़ी गांव में रविवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। गैस का रिसाव होने के कारण बंद कमरे में धमाका हो गया, जिसमें एक ही परिवार के 4 सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे ने पूरे गांव में दहशत और मातम का माहौल पैदा कर दिया। जानकारी के अनुसार सकतड़ी गांव निवासी शंकर, उनकी पत्नी गीता, पुत्री लोगरी और छोटी बेटी मोनिका रात्रि को कमरे में सो रहे थे। बताया जा रहा है कि गैस स्विच चालू रह जाने के कारण कमरे में गैस भर गई और जब सुबह कोई हलचल हुई तो अचानक विस्फोट हो गया। धमाके की आवाज और आग की लपटों से परिवार के 4 सदस्य बुरी तरह झुलस गए। हादसा सुबह करीब 7 बजे सामने आया, जब घर से उठे शोर शराबे की और चीख पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने तुरंत दरवाजा तोड़ा और परिवार को बाहर निकाला। सभी के कपड़े आग से जल चुके थे और उनके शरीर पर 50 से 60% तक झुलस गए थे।
गांव के लोगों ने तुरंत घायलों के कपड़े हटाकर प्राथमिक बचाव दिया और सरपंच पति राजू भाई व ग्रामीण नारायण की मदद से चारों घायलों को तुरंत उदयपुर एमबी अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल में सभी का उपचार जारी है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि हादसा अचानक इतना भीषण था कि पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। परिवार के छोटे छोटे बच्चों को इस हाल में देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। गांव में घटना की जानकारी फैलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों ने बताया कि इस तरह की घटना से गांव में भय का माहौल है। प्रशासन से मांग की जा रही है कि परिवार के इलाज की संपूर्ण व्यवस्था और आर्थिक मदद तुरंत दी जाए। इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में गैस सुरक्षा और सावधानी बरतने की आवश्यकता को उजागर किया है। ग्रामीणों का कहना है कि लोगों को गैस सिलेंडर और चूल्हे के इस्तेमाल में विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। आपका नाम बताइए। लक्ष्मीलाल मीणा। तो क्या हुआ था भाई साहब? वो सुबह चाय बनाने के लिए जा रहे थे 6:30 बजे अंदर रसोई घर में, तो उसमें वो लाइट चालू की या उसका गैस कनेक्शन चालू किया तो उसने ब्लास्ट हो गया। तो घटना में कितने लोग बैठे थे? 4, दो बच्चे हैं और 2 जने पति और पत्नी। ये कब की घटना है सर? आज सुबह 6:30 बजे गई। आज सुबह की है? हाँ। तो आप कब तक लेके आए आप यहाँ पे उनको? 2 घंटे हो गए। पहले कुराबल लगे गए, बाद में यहाँ पे लेके आया। उदयपुर शहर में रविवार देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। भोपालपुरा थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से टूटा बिजली का तार अचानक एक खड़ी कार पर गिर पड़ा। तार के गिरते ही कार ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते कार धधक उठी। कुछ ही मिनटों में पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। घटना के दौरान क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और लोगों में दहशत का माहौल बन गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना भोपालपुरा पुलिस चौकी के पास आयड़ नदी से सटे इलाके में हुई। यहां एक मकान के बाहर कार खड़ी थी। देर रात अचानक ऊपर से गुजर रही लाइन में शॉर्ट सर्किट हुआ और एक तार टूटकर कार पर आ गिरा। तार के संपर्क में आते ही गाड़ी में आग लग गई। पहले धुआं उठा और फिर आग की लपटें तेज हो गई। इलाके में रहने वाले लोग भी तेज आवाज सुनकर बाहर निकले। जब तक लोग कुछ समझ पाते, आग इतनी भयंकर हो गई कि गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। रात करीब 1 बजे हुई इस घटना ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। जिस जगह कार खड़ी थी उसके आगे से एक मुख्य सड़क गुजरती है। इस सड़क से देर रात भी लोगों की आवाजाही रहती है। जैसे ही राहगीरों ने जलती हुई कार को देखा, शोर मचा दिया। स्थानीय लोग भी घरों से बाहर निकल आए। गली में अफरा तफरी का माहौल हो गया। कुछ लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी और आग बुझाने के प्रयास किए, लेकिन आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि गाड़ी को बचाना मुश्किल हो गया। सूचना मिलते ही उदयपुर फायर स्टेशन से एक दमकल मौके पर रवाना हुई। मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी ने बताया कि फायर ब्रिगेड की टीम करीब रात 11 बजे मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक पूरी गाड़ी राख हो चुकी थी। फायर ब्रिगेड टीम में फायरमैन कैलाश यादव, सुरेश मीणा, कैलाश मेघवाल और वाहन चालक यूसुफ मोहम्मद शामिल थे। टीम ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह से बुझाया और रात करीब 2 बजे वाहन वापस स्टेशन लौटा। फायर विभाग की रिपोर्ट में सामने आया कि जिस स्थान पर कार खड़ी थी उसके ऊपर से बिजली की लाइन गुजर रही थी। लाइन में शॉर्ट सर्किट हुआ और तार टूटकर नीचे गिरा। इसी कारण कार में आग लगी। बिजली विभाग से भी इस मामले में जांच की जा रही कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई और लाइन में शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ।
दिवाली पहले आ गई क्या? ये सबसे बड़ा बम फटेगा तो पास में ओम निकली। कौन निकल रहा? मत निकल। अरे हाँ भाई मैंने सब बंद करा दिया। उदयपुर कोर्ट परिसर में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई जा रही है। अधिवक्ताओं और आम नागरिकों का कहना है कि सुरक्षा के लिए लगाए गए जालियां हटाकर दूसरी बिल्डिंग में लगा दी गई है। इस दौरान पत्थर गिरने का खतरा बना हुआ है, जिससे ज्ञान का जोखिम है। आवाजाही वाले क्षेत्र में कोई सुरक्षा नोटिस बोर्ड या गार्ड नहीं है। लोग प्रशासन से तत्काल प्रभावी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उदयपुर कोर्ट परिसर में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा के गंभीर उल्लंघनों की शिकायत सामने आई है। अधिवक्ताओं और कोर्ट आने वाले नागरिकों का कहना है कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा है। पहले सुरक्षा के तौर पर लगाए गए जालियों को हटाकर दूसरी बिल्डिंग में लगा दिया गया है, जिससे आवाजाही वाले क्षेत्र में पत्थर गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। एक शिकायतकर्ता ने बताया कि नई बिल्डिंग पर काम बिना सुरक्षा उपकरण के चल रहा है। निर्माण स्थल पर बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं और आसपास आवाजाही करने वाले लोगों के लिए कोई चेतावनी बोर्ड नहीं लगाया गया है। ना तो किसी तरह का सुरक्षा स्टैंड है और ना ही गार्ड की व्यवस्था है। इस परिसर में आ रहे अधिवक्ताओं, वादियों और आम नागरिकों की सुरक्षा खतरे में है। प्रवेश द्वार की समस्या भी गंभीर है। नई बिल्डिंग में प्रवेश का एकमात्र गेट है, जहां वाटी, साधन और अन्य लोग एक साथ प्रवेश करते हैं, जिससे सुरक्षा में और भी कमी आती है। इस पर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं कि यदि कोई दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ठेकेदार, प्रशासन या कोई और? अधिवक्ताओं और नागरिकों का कहना है कि यह खुलेआम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने प्रशासन से तुरंत संज्ञान लेकर सुरक्षा उपाय लागू करने की मांग की है। इस मामले में उचित कार्रवाई न होने पर कोर्ट परिसर में सुरक्षा संकट गहराने की आशंका है। उदयपुर न्यायालय में जो नई बिल्डिंग के ऊपर जो काम चल रहा है वो बिना सिक्योरिटी इक्विपमेंट के इस्तेमाल किए हुए काम चल रहा है। ऊपर से काफी बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। यहाँ पर काफी आवाजाही रहती है और एकमात्र गेट है नई बिल्डिंग आने के लिए। यहाँ पर साधन भी आते हैं और क्लाइंट भी आते हैं। आप देख रहे हो, बताइए कितने क्लाइंट बैठे हुए हैं। आप ये सब कभी भी कोई पत्थर गिर सकता है। कोई यहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा रखा है इन्होंने, ठीक है ना। किसी प्रकार का कोई स्टैंड लगा रखा है कि आवाजाही नहीं करें और न कोई सिक्योरिटी गार्ड है। इस प्रकार से अगर किसी के साथ कोई घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? ठेकेदार रहेगा, प्रशासन रहेगा, या कौन इसका जिम्मेदार है? ये खुलेआम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इस पर तुरंत संज्ञान लेकर और इस पर कार्रवाई की जाए। एडवोकेट मनीष खंडेलवाल, उदयपुर कोर्ट से। आज वर्किंग डे, वहाँ पे 3 दिन छुट्टी आ रही है। यहाँ पे निरंतर ये काम चल रहा है। ऊपर दिखाए, निरंतर काम चल रहा है। ऊपर से जो सुरक्षा की तौर पे यहाँ पे जालियां लगा रखी थी वो हटा के दूसरी बिल्डिंग में लगा दी है और यहाँ पे वर्किंग डे तो ये पत्थर गिर रहे हैं और इसकी वजह से जनहानि होने की संभावना है। हमने बाहर में शिकायत कर दी है, लेकिन अभी भी कुछ काम चल रहा है। तो मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि इसमें तुरंत प्रभाव से कोई कार्रवाई करे जिससे हमारी सुरक्षा हो सके। धन्यवाद। उदयपुर रविवार का दिन डेलीगेट बैंक तिराहे पर लोगों के लिए दहशत भरा साबित हो सकता था। दोपहर बाद आई तेज हवाओं के चलते यहां लगे एक बड़े बोर्ड का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे आ गिरा,
गनीमत रही कि उस समय सड़क से कोई राहगीर नहीं गुजर रहा था और ना ही आसपास कोई वाहन खड़ा था, अन्यथा यह मामूली घटना एक बड़ा हादसा बन सकती थी। लेकिन असल चिंता की बात केवल बोर्ड गिरना नहीं है, बल्कि जिस जगह यह बोर्ड लगा हुआ है वही जगह लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। यह बोर्ड दिल्ली गेट स्थित सार्वजनिक शौचालय की बिल्डिंग पर लगाया गया है, जिसकी हालत पहले से ही बेहद जर्जर है। भवन की दीवारों में चौड़ी दरारें साफ देखी जा सकती है। छज्जे में भी बड़े बड़े दरारें हैं जो कभी भी भरभराकर नीचे गिर सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से इस शौचालय भवन की मरम्मत नहीं हुई है। बार बार नगर निगम को इस और ध्यान दिलाया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसके बावजूद निगम की लापरवाही का आलम देखिए कि रविवार रात अंधेरे में जेसीबी लाकर गिरा हुआ बोर्ड उसी स्थान पर दोबारा लगा दिया गया। यह कार्रवाई लोगों के लिए और ज्यादा खतरे की घंटी साबित हो सकती है, क्योंकि जहां दीवारें और छज्जा ही सुरक्षित नहीं है, वहां भारी भरकम बोर्ड को दोबारा टांग देना समझदारी नहीं कही जा सकती। राहगीरों और आसपास के व्यापारियों में इस घटना को लेकर आक्रोश है। उनका कहना है कि निगम के अधिकारी मौके पर जाकर पूरी बिल्डिंग की जांच करें। यदि भवन की हालत खस्ताहाल है तो तत्काल इस पर लगे बोर्ड हटाए जाए और भवन को या तो दुरुस्त किया जाए या फिर सील कर दिया जाए। लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जिम्मेदार अधिकारी बिना भवन की स्थिति देखे ऐसे खतरनाक कदम क्यों उठा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली गेट बैंक तिराहे जैसा व्यस्त क्षेत्र दिन रात हजारों लोगों की आवाजाही का गवाह है। यहाँ किसी भी तरह की लापरवाही बहुत बड़े हादसे को जन्म दे सकती है। रविवार को बोर्ड गिरने से तो बड़ी दुर्घटना टल गई, लेकिन अगली बार ऐसा ही हादसा किसी को गंभीर चोट पहुंचा सकता है। स्थानीय निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि निगम तुरंत इस मामले पर कार्रवाई नहीं करता है तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। उन्होंने मांग की है कि भवन की तकनीकी जांच कराई जाए, बोर्ड को हटाया जाए और शौचालय की दीवारों व छज्जे की मरम्मत कराई जाए। जिनको तो ये बोर्ड गिरा है। उदयपुर में बंगाली समाज की महिलाओं ने नवरात्रि के अवसर पर पहली बार भव्य दुर्गा पूजन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में समाज के साथ साथ कई जनप्रतिनिधि और नागरिक भी शामिल हुए। अध्यक्ष कृष्णा जी के नेतृत्व में यह आयोजन 3 दिन तक चलेगा। उपस्थित जनों ने इस पहल की सराहना की और माता जी से सभी को आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। आयोजकों ने इस उत्सव को भविष्य में और भव्य रूप में करने की इच्छा व्यक्त की। उदयपुर में नवरात्रि पर्व पर बंगाली समाज की महिलाओं ने पहली बार भव्य दुर्गा पूजन का आयोजन किया, जिसे लेकर पूरे समाज में खुशी का माहौल है। यह पूजा समाज की महिला कमेटी की पहल से संपन्न हुई, जिसमें उन्होंने माता दुर्गा को साक्षात स्वरूप में प्रतिष्ठित किया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में समाज के लोग, जनप्रतिनिधि और अन्य नागरिक शामिल हुए। महिला कमेटी की अध्यक्षा कृष्णा जी के नेतृत्व में यह पूजा 3 दिन तक चलेगी। उपस्थित जनों ने आयोजन की भव्यता और महिलाओं के प्रयास की सराहना की।
इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने माता जी से प्रार्थना की कि वे इन महिलाओं को हमेशा शक्ति और ऊर्जा प्रदान करें ताकि यह परंपरा भविष्य में और भी भव्य रूप से आयोजित होती रहे। आयोजन में माता दुर्गा की मूर्ति अत्यंत भव्य और संजीव प्रतीत हो रही थी, जिसे देखकर भक्त भाव विभोर हो उठे। आयोजकों ने कहा कि यह उनके लिए गर्व का क्षण है कि पहली बार महिलाओं द्वारा इस तरह का आयोजन उदयपुर में किया गया। सभी उपस्थित जनों ने बंगाली समाज की महिलाओं को इस पहल के लिए धन्यवाद दिया और उनसे आग्रह किया कि भविष्य में ऐसे आयोजन और भी बड़े स्तर पर हो। आयोजकों ने यह भी आशा व्यक्त की कि यह पूजा परंपरा आगे भी जारी रहेगी और यह कार्यक्रम पूरे उदयपुर में एक महोत्सव का रूप लेगा। प्रोग्राम हो रहा है उस विषय में बता दीजिए आप। ये बंगाली समाज की महिला कमेटी का प्रथम बार का प्रोग्राम है जो इन्होंने यहाँ पर नवरात्रि में शुरू किया माँ दुर्गा की पूजा से। बाकी ये काली माता की पूजा करते हैं हर बार, लेकिन प्रथम बार इन्होंने दुर्गा माँ को एकदम साक्षात स्वरूप में लाकर यहाँ इनकी पूजा करी है और भव्य रूप से इसका आयोजन किया है। अगले 3 दिन तक ये आयोजन यहाँ की अध्यक्षा कृष्णा जी के सानिध्य में 3 दिन तक लगातार चला रहेगा। हम दुर्गा माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि इन महिलाओं को और शक्ति प्रदान करें और ये भव्य रूप में अगली बार और भी भव्य रूप में ये कार्यक्रम पूरे उदयपुर में करें। बंगाली समाज ने जो महिलाओं की तरफ से प्रथम बार दुर्गा पूजन का आयोजन किया है, उसमें हमें भी शामिल किया है। उसके लिए इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और माता दुर्गा से यही कामना करते हैं कि आप अच्छा से अच्छा आशीर्वाद इन लोगों को दें ताकि ये हमेशा इस प्रोग्राम को अच्छे ऊर्जावान से करते रहें और आगे बढ़ाते रहें और हमें भी बुलाते रहें ताकि हमें भी इनकी बंगाली जो भी संस्कृति है वो देखने को मिले। और बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छी माता की मूर्ति है जो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि साक्षात माता हमारे सामने खड़ी है। यह सब इन महिलाओं की मेहनत है और माता जी का आशीर्वाद है। छोड़ दीजिए, बोलिए आपका। हमारे दुर्गा माता हमारे पहली बार हम महिला तरफ से आयोजित किया गया है, तो इसमें हम दोनों अध्यक्ष पार्षद को बुलाया जो हमारे इधर आए, तो बहुत बहुत आभारी है। हमारे 3 दिन तक और आगे कार्यक्रम चलेगा, तो इनको भी शामिल किया है, तो ये लोग भी आते रहेंगे। सब हमारे पूजा में सब आने के लिए शुभेच्छा। भारत ने एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर बड़ी जीत दर्ज की और इसी जीत का असर उदयपुर में साफ दिखाई दिया। शहर की गलियों से लेकर मुख्य चौराहों तक लोग जश्न में डूब गए। आतिशबाजी, डीजे की धुन और जय श्री राम के नारों से पूरा माहौल देशभक्ति से सराबोर हो गया। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई इस जीत का हिस्सा बना। क्रिकेट प्रेमियों ने टीम इंडिया को सलाम किया और कहा कि यह जीत हर भारतीय के लिए गर्व का पल है। एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हराकर खिताब अपने नाम किया। जैसे ही भारत की जीत का ऐलान हुआ, उदयपुर शहर खुशी से झूम उठा। फतेह सागर, हाथीपोल, बापू बाजार और सिटी सेंटर इलाकों में हजारों लोग जीत का जश्न मनाने सड़कों पर उतर आए। जगह जगह पटाखों की आवाज गूंज उठी और आतिशबाजी से पूरा आसमान जगमगा उठा। युवाओं ने मोटरसाइकिल रैलियां निकाली और हाथों में तिरंगा लहराते हुए जीत का आनंद लिया। सड़कों पर भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। कई जगहों पर डीजे की धुन पर युवा थिरकते नजर आए। माहौल बिल्कुल त्योहार जैसा हो गया था। लोगों का कहना था कि भारत की यह जीत सिर्फ खेल की जीत नहीं बल्कि पूरे देश के सम्मान और गर्व का पल है। इस जीत ने हर भारतीय का सीना चौड़ा कर दिया है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई इस जश्न का हिस्सा बना। शहर के अलग अलग मोहल्लों में भी मिठाई बांटी गई और लोगों ने एक दूसरे को जीत की बधाई दी। क्रिकेट प्रेमियों ने कहा कि फाइनल में टीम इंडिया का प्रदर्शन शानदार रहा और खिलाड़ियों ने पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया।
उदयपुर में धर्मांतरण निषेध विधेयक 2025 को लेकर बड़ा विरोध देखने को मिला। ईसाई समाज ने इस विधेयक को संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला करार दिया है। समाज के लोगों ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि यह बिल धार्मिक कार्यों, सेवा, शिक्षा और मानवता से जुड़े कार्यों को भी प्रलोभन की श्रेणी में डाल देता है, जिससे समाज का भाईचारा और आपसी सद्भाव बिगड़ सकता है। ईसाई समाज का साफ कहना है कि इस बिल को तुरंत रद्द किया जाए ताकि लोगों की आस्था और धार्मिक स्वतंत्रता सुरक्षित रह सके। उदयपुर में सोमवार को ईसाई समाज के लोगों ने धर्मांतरण निषेध विधेयक 2025 का विरोध करते हुए जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। समाज का कहना है कि यह बिल पूरी तरह असंवैधानिक है और इससे न केवल धार्मिक स्वतंत्रता बल्कि मानवीय सेवा कार्यों पर भी रोक लग जाएगी। ज्ञापन में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 तक हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने, प्रचार करने और शिक्षा से जुड़ी स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन इस बिल में धार्मिक सेवा कार्यों को और शिक्षा को प्रलोभन की श्रेणी में रख दिया गया है, जो अनुचित है। समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और जरूरतमंदों की मदद करना हर धर्म का मानवीय कर्तव्य है। इसे धर्मांतरण से जोड़कर अपराध की श्रेणी में रखना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ईसाई समाज ने यह भी आरोप लगाया कि बिल को बिना पर्याप्त बहस और विपक्ष की भागीदारी के जल्दबाजी में पारित किया गया है। इससे अल्पसंख्यकों में असुरक्षा का माहौल पैदा हो रहा है और पहले से ही कई जगहों पर झूठे आरोप लगाकर उत्पीड़न किया जा रहा है। ज्ञापन में राष्ट्रपति और राज्यपाल से मांग की गई है कि इस बिल को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। समाज ने चेतावनी दी है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो राजस्थान में सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे का माहौल बिगड़ सकता है। और हम लोग राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा की तरफ से यहाँ पर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट इस संबंध में है कि पिछले दिनों के अंदर राजस्थान विधानसभा के अंदर मसीह लोगों के खिलाफ जो बिल लाया गया है उसको हम कहेंगे एक मौत का फरमान है, क्योंकि संविधान के अंदर हर एक व्यक्ति को आजादी है कि वो किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म को छोड़ सकता है या किसी को माने न माने उसकी अपनी आजादी है, किसी के ऊपर कोई थोपा नहीं जा सकता है। परंतु जिस प्रकार से राजस्थान सरकार हमारे विरुद्ध एक षड्यंत्र कर रही है, ये बिल्कुल संविधान के अनुसार नहीं है, बिल्कुल संविधान के विरोध में है। और इसी के संबंध में हम यहाँ पर सारे लोग एकत्रित हुए हैं। उदयपुर के मसीह समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ है ताकि इसका हम विरोध कर सके और माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया और माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से हम लोग ज्ञापन दे सके और हमारा जो विरोध प्रकट कर सके। हम लोग फिलहाल जो है शांतिपूर्वक यहाँ पर विरोध प्रकट कर रहे हैं, पर अगर आने वाले समय में जरूरत पड़ी तो हम रोडों पे भी उतरेंगे। हम लोग यहाँ पर आकर के अनिश्चितकालीन धरना भी देंगे, चाहे उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े तो हम करेंगे, क्योंकि ये है हमारे हक और अधिकारों को छीना जा रहा है और हमको किसी भी ईश्वर को मानना नहीं मानना ये हमारा अपना हक है, अपना अधिकार है। हमारे ऊपर कोई भी थोप नहीं सकता है, हमको हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ट्राइबल क्रिश्चियन बिहेवियर सोसाइटी ऑफ इंडिया जोन उदयपुर का फाउंडर हूँ और सेक्रेटरी जनरल। आज वर्तमान सरकार ने जो धर्मांतरण का जो विरोधी बिल पेश किया है 2025 का, उसमें धर्म परिवर्तन की आरोप लगाकर किसी को भी अंदर कर दिए जाने का प्रावधान हमारे लिए सबसे ज्यादा दुखदायक है, क्योंकि धर्म परिवर्तन हम तो करते नहीं, करने वाला करता है। दूसरी बात क्या है कि ये देश के जो मूल संविधान है आर्टिकल 25 का एकदम उल्लंघन है। उसमें धार्मिक स्वतंत्रता को इस बिल में बिल्कुल विलोप कर दिया गया है। दूसरी बात है आर्टिकल 13 के अंदर ये प्रावधान है कि हम हमारी परंपरा को छोड़कर किसी भी परंपरा को मान सकते हैं, यह आजादी भी हमारे छीनी जा रही है। दूसरी बात है कि ये जो बिल है इसमें बड़ी अजीब बात है, इसमें लोभ और लालच को कानून बना दिया गया है। मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार से कि जो जन कल्याणकारी योजना है वो सभी चलाते हैं, सभी धर्म और जाति के लोग चलाते हैं, है ना? क्या वो भी धर्म लोभ और लालच के दायरे में आएंगे? दूसरी बात ये है कि सरकार भी जन कल्याणकारी योजना चलाती है और लोगों में
मुफ्त के अंदर लोगों को बांटते, क्या उसका भी वो जो राजनीतिक सरकारें क्या उनका भी यही लक्ष्य रहता है? क्या ये लोभ लालच नहीं है? ये जो गैर वाजिब और गैर संवैधानिक कानून लगाकर मात्र ईसाई समाज को परेशान किया जा रहा है। इसलिए हम आज देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को और राजस्थान के महामहिम राज्यपाल को ये ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं कि वे इस बिल को वापस भेज दें या पास करें और इसमें हमारे समाज की धार्मिक कानून की रक्षा हो सके। राजसमंद जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। भाजपा के पूर्व पार्षद कैलाश निष्कलंक ने सोमवार को तहसील परिसर में धरना देकर प्रशासनिक अमले पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने तहसील और नगर परिषद प्रशासन पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और आमजन को परेशान करने का आरोप लगाया है। पूर्व पार्षद का कहना है कि वे पिछले 1 महीने से अपनी जमीन की सीमा जानकारी सीमा सत्यापन के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक अधिकारियों द्वारा उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। बल्कि आरोप है कि पटवारी और संबंधित अधिकारी उनसे खुलेआम पैसों की मांग कर रहे हैं। हमारी सरकार बार बार कह रही है कि प्रशासन जनता के संग है, लेकिन राजसमंद में तो हालत अलग है। यहाँ प्रशासन जनता के साथ नहीं बल्कि पैसों के साथ खड़ा नजर आता है। उन्होंने बताया कि आम नागरिकों के कार्यों के लिए तहसील और नगर परिषद कार्यालयों के चक्कर काटना मजबूरी बन गया है। बिना लेन देन के फाइल आगे नहीं बढ़ती। कई बार अधिकारियों और कर्मचारियों को शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण उन्हें मजबूरी में धरना देना पड़ा। धरने की सूचना मिलते ही मौके पर भारी संख्या में लोग जमा हो गए। कई स्थानीय लोग पूर्व पार्षद के समर्थन में खड़े हो गए और उन्होंने भी तहसील प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। लोगों का कहना था कि आमजन की छोटी छोटी जरूरतों के लिए महीनों तक फाइलें अटकाई जाती है और जब तक पैसे ना दिए जाए तब तक काम नहीं होता। धरना स्थल पर माहौल तनावपूर्ण रहा, हालांकि स्थिति नियंत्रण में रही। सूत्रों के अनुसार प्रशासनिक अधिकारियों को इस घटना की जानकारी मिलते ही कर्मचारी भेजे गए। पूर्व पार्षद कैलाश निष्कलंक ने चेतावनी दी कि यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे धरने को अनिश्चितकालीन तक जारी रखेंगे और इसकी जवाबदेही पूरी तरह प्रशासन पर होगी। आज से 1 माह पूर्व 20 तारीख को एक नगर परिषद आयुक्त ने एक पत्र लिखा कि भाई 2 आरजी आए, उनकी हमें जिस्मा जानकारी करावें। कोई विवाद चल रहा है कि भाई इसमें रास्ते का विवाद है। 2 उसी दिन के लिखे आज शाम को पटवारी कर मौके पे भेजे, संयुक्त रूप से जांच करेगी। 1.5 महीने से मैं इनके पीछे घूम रहा हूँ, कोई काम नहीं हो रहा है। आज ये जो रिपोर्ट बना के दे रहे हैं उसमें ये केवल ये लिख के दे रहे हैं कि आरजी नंबर ये है, किस्म ये है, आरजी नंबर फला, किस्म ये है। अरे ये तो खाता नकल राजस्व रिकॉर्ड में वैसे ही है, न इन्होंने कोई सीमा जानकारी कराई। और आश्चर्य की बात ये है कि उसमें 2 पटवारी, 1 आरआई और 4 लोगों को और 2 नगर पालिका के चेयन। आप आश्चर्य करोगे कि उनकी देखो इन्होंने जो रिपोर्ट बनाई उन्होंने लिख दिया कि हमने मौका पर्चा देखा और सीमा जानकारी कराई। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, सीमा जानकारी कराई कहाँ का पिलर है और कहाँ का है? दोनों विभाग के अधिकारियों को बुलाओ और सीमा जानकारी के पत्र मेरे को भी दिखाओ। मैं पूरे दिन इनके साथ था और इन्होंने डीजी प्लान से सर्वे करवाया और कोई सीमा जानकारी नहीं कराई। और अभी कह रहे हैं तो ये झूठ बोल रहे हैं और मक्कारी कर रहे हैं और पैसे मांग रहे हैं खुलेआम। आप कब तक धरने पर रहेंगे? मैं जब तक न्याय नहीं मिलेगा और जब तक ये सही बात, मैं कोई गलत काम नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरी ये तो चाहिए कि जो सीमा जानकारी बताई मुझे भी पता चले। और नगर पालिका के 2 जेईएन और 4 वो यहाँ आए और ये कसम खा जाए हम मौके पर आए थे ना, मैं इन्होंने जानकारी बताई, वो दोनों मान ले, हम भी मानने को तैयार हैं। इस लगभग 3 महीने से नगर परिषद और तहसीलदार, पहले की मैं आपको रिपोर्ट बताऊंगा, इसी तहसीलदार ने 8 तारीख को एक रिपोर्ट की कि ये आरजी अलग अलग है और 16 तारीख को वापस वो रिपोर्ट बदल दी। फिर भी हमने कहा चलो कोई बात नहीं, न्याय मिलेगा। इन्होंने कहा यार न्याय एसडीएम के यहाँ से मिलेगा। हमने कहा एसडीएम जी यहाँ से न्याय कराओ। पर ये जब रिपोर्ट ही नहीं दे रहे हैं 1.5 महीने से, तो कौन सा ये विभाग है? क्या सरकार काम कर रही है? सरकार प्रशासन गाँव के संग, प्रशासन शहरों के संग,
और ये प्रशासन खुद के संग, पैसों के संग। उदयपुर के आयड़ नदी में 23 दिन तक लापता रहे रवि खोखर का शव सोमवार को नदी से बरामद हुआ। इस घटना के बाद वाल्मीकि समाज के लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की। उन्होंने कहा कि आपदा सहायता के तहत दोनों नाबालिग बच्चों को 5-5 लाख रुपए की सहायता दी जाए। साथ ही मृतक की बेटी को 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा और पत्नी को संविदा पर नौकरी की व्यवस्था करने की भी मांग की है। आयड़ नदी में 23 दिन तक लापता रहे रवि खोखर का शव सोमवार सुबह बरामद हुआ, जिससे उनके परिवार और समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई। इस दुखद घटना के बाद वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधि जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और मृतक के परिवार के लिए आर्थिक सहायता और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। समाज के लोगों का कहना है कि आपदा सहायता के तहत मृतक के दोनों नाबालिग बच्चों को 5-5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाए। इससे बच्चों की पढ़ाई और जीवन की आवश्यकताओं में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने मांग की कि रवि खोखर की एक बेटी जो ज्ञान मंदिर स्कूल में पढ़ती है, उसे 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। वाल्मीकि समाज ने यह भी अनुरोध किया कि मृतक की पत्नी को संविदा पर नौकरी दी जाए, ताकि परिवार के रोजमर्रा के खर्चों और जीवन निर्वाह में मदद मिल सके। उनका कहना है कि इस दुखद घटना ने परिवार को बेरोजगारी और आर्थिक तंगी में डाल दिया है। समाज के सदस्यों का यह प्रदर्शन एक न्याय और सहायता की पुकार है। उन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह किया कि इस मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए उचित कदम उठाए जाए। इस घटना ने न केवल एक परिवार को चोट पहुंचाई है, बल्कि पूरे समुदाय में दुख और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। प्रशासन की भूमिका अब इस दुखद प्रकरण में पीड़ित परिवार को न्याय और राहत दिलाने में अहम होगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं आमजन और समाज के वाल्मीकि समाज से निवेदन करना चाहूँगा कि 6 सितंबर को आड़ नदी के तेज़ बहाव में 2 जवान जो है बह के चले गए। इसमें एक बंदे को रेस्क्यू करके निकाला, लेकिन एक रवि खोखर जो है तेज़ बहाव में बह कर के चला गया। उसकी करीब काफ़ी लंबे समय तक तलाश करने के बावजूद भी उसकी बॉडी नहीं मिली है। आज प्रातः 9 बजे कुछ लोग वहाँ एक चारपाई जो है देखने में आई थी, वो उस चारपाई को निकालने में वो लगे हुए थे। उसी दौरान बॉडी जो है चारपाई के ऊपर लिपटी हुई थी और कचरे के ढेर में बुरी तरह से फंसी हुई है। तत्कालीन वहाँ के जो हमारे सरपंच है, उन्होंने लेकर के प्रतापनगर थाने में सूचना दी, परिजनों को सूचना दी। परिजन लोग वहाँ गए और उसकी पहचान की गई है। वो रवि खोखर की ही लाश थी। उसको लेकर के प्रतापनगर की पुलिस थाना के जो पुलिस जवान थे वो मोर्चरी में लेके आए। अब हम आज जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन परिजनों की तरफ से और सभी वाल्मीकि समाज की ओर से हमने प्रस्तुत किया था और निवेदन किया था कि बराबर हम आपके संपर्क में हैं और बिना अंतिम संस्कार किए भी उसकी क्रियाक्रम जो है हमने पूरा किया है। आज बॉडी मिली है 24 दिन बाद। हमारा निवेदन है प्रशासन से कि आपदा सहायता के अंतर्गत दोनों नाबालिग बच्चों को 5-5 लाख रुपए की सहायता दी जाए। एक बच्ची जो है ज्ञान मंदिर में पढ़ती है, उस बच्ची को 12वीं तक जो है उस विद्यालय के अंदर निःशुल्क पढ़ाने की व्यवस्था की जाए। यह हमारा निवेदन था। उन्होंने कहा है कि आप अंतिम संस्कार करें, पोस्टमार्टम करवाएं, हम करेंगे। लेकिन बार बार हम उनसे कहा था, जिला कलेक्टर महोदय से कहा, प्रशासन हमेशा यही आश्वासन देती है लेकिन पूरा होता नहीं है। मेरा निवेदन है कि परिवार जो मृतक है वो मृतक परिवार जो है बिल्कुल एकदम से बेरोजगार परिवार है और उस बेरोजगार परिवार होने के नाते उनको एक उसकी पत्नी को संविदा पर नौकरी दी जाए। चाहे वो अनपढ़ है, अनपढ़ लोग भी कई तरह की नौकरी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमने कहा कि 5-4-10 हज़ार में नहीं, संविदा के ऊपर जो है नौकरी लेने से एक न्यूनतम मजदूरी मिलती है और न्यूनतम मजदूरी से जो है वो पालनहार योजना की बात कर रहे हैं, विधवा पेंशन की बात कर रहे हैं। आम तौर पर अगर किसी को इस तरह की घटना होती है, चाहे दुर्घटना हो या ना हो,
ये सारी चीज़ें उनको उपलब्ध होती है। लेकिन ये एक आपदा परिस्थितियों का मामला है। आपकी कलम में दम है। मैं निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय को कि आपके कलम में दम है, आप चाहें तो कर सकते हैं। मैंने एक निवेदन है, आप सभी जानते हैं कि एक किराए के मकान में रहने वाले व्यक्ति की चाकू से हत्या की 15 लाख रुपए में फैसला हुआ और एक संविदा में नौकरी दी गई है। ये एक आपदा की घटना है जिसमें प्रावधान है, दिया जाना चाहिए। मैं पुनः प्रशासन से, समाज की ओर से, परिजनों की ओर से उनसे आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस पर गंभीरता से ले। पोस्टमार्टम हम करवाएंगे, अंतिम संस्कार भी करेंगे, लेकिन तत्काल प्रभाव से उनको राहत देने के लिए हम चाहते हैं कि 5-5 लाख रुपए की हम कैश नहीं चाहिए, हमें एफडी करा के बच्चों के नाम से दे दीजिए। ये हमारा निवेदन। जो बॉडी मिली है, हम लोग निरंतर लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, तो कलेक्टर साहब के और सरकार के माध्यम से जो कुछ भी उस मृत परिवार के जो सहायता मिल सके उसके लिए हमने निवेदन किया था और निरंतर प्रयास थे पूरे समाज के लोग। तो आज उन्होंने हमें आश्वस्त किया है तो भाई अभी तो आप लोग जाओ, मैं भी फोन कर दूंगा वहाँ और आप पोस्टमार्टम करा के उसकी बॉडी का दाह संस्कार कराओ और 2-4 दिन बाद वापिस आप मेरे को मिलो। तो उन्होंने जो भी सहायता बन पड़ेगी, आपदा जो है इसमें प्रावधान है, वो उससे मिलूंगा। अगर वो इसमें जो बीपीएल उसमें है तो कुछ चिरंजीवी में है तो 4 लाख और उसमें 5 लाख का प्रावधान बताया उन्होंने। और बच्चे के लिए भी उन्होंने आश्वस्त किया, पढ़ते हैं तो मैं मेरी तरफ से भी डीओ साहब को बता दूंगा, लिख दूंगा, फोन कर दूंगा और उनको शिक्षित आप पढ़े के लिए अग्रसर करो और जो कुछ होगा मैं तत्पर हूँ। आप लोग वापस मेरे से मिलना, मैं इसके लिए सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। और प्रशासन का भी हम पूरे समाज की ओर से धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं कि हमें इस चीज के लिए बराबर आश्वस्त किया है और निरंतर प्रयास किया है। प्रयास करने के बाद आज वो बॉडी सर्च करने पर मिली है और आज उसका समाज और परिवार के जन द्वारा अंत्येष्टि की जाएगी। इसीलिए हम यहाँ धन्यवाद अर्पित करना है। धन्यवाद। उदयपुर के सज्जनगढ़ बायो पार्क में अगले साल मार्च तक राज्य का पहला जिराफ जोड़ा आ सकता है। इसके लिए गेट नंबर 3 के पास 3 बीघा में 1.70 करोड़ रुपए की लागत से एनक्लोजर का निर्माण किया जाएगा। वन विभाग ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में टेंडर जारी करने का निर्णय लिया है। 6 माह के भीतर निर्माण कार्य पूरा होना है। इसके बाद एनिमल एक्सचेंज के तहत देश के अन्य जू से जिराफ का जोड़ा लाया जाएगा। लेक सिटी उदयपुर के सज्जनगढ़ बायो पार्क में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के क्षेत्र में अगले साल एक नई सौगात मिलने वाली है। राज्य में पहली बार यहां पर्यटक जिराफ को निहार सकेंगे। इसके लिए पार्क में गेट नंबर 3 के पास 3 बीघा में एक विशेष एनक्लोजर का निर्माण किया जाएगा। वन विभाग ने इस परियोजना के लिए 1.70 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान लगाया है और अक्टूबर के पहले सप्ताह में टेंडर जारी करने की योजना है। निविदा शर्तों के अनुसार निर्माण कार्य 6 महीने में पूरा होना है, जिससे मार्च 2026 तक एनक्लोजर तैयार हो जाएगा। इसके बाद विभाग एनिमल एक्सचेंज के तहत देश के अन्य राज्यों में स्थित बड़े जू से जिराफ का जोड़ा लाएगा। बदले में बायोपार्क से वन्यजीव प्रदान किए जाएंगे। बायोपार्क में जिराफ का डिस्प्ले एरिया कुल 61,000 वर्ग फीट का होगा। इनमें से 15,000 वर्ग फीट का क्षेत्र होल्डिंग एरिया के रूप में तैयार किया जाएगा, जहां जिराफ रात में विश्राम करेंगे। पर्यटकों के लिए 9 फीट चौड़ा और 450 मीटर लंबा पाथवे बनाया जाएगा, जिससे वे सुरक्षित और सहज रूप से जिराफ को देख सकेंगे। वन विभाग का कहना है कि यह परियोजना सज्जनगढ़ बायो पार्क को राज्य का प्रमुख वन्यजीव पर्यटन स्थल बनाने में मदद करेगी। न केवल स्थानीय बल्कि देश भर के पर्यटक भी इस अनोखे आकर्षण को देखने के लिए यहां आने को उत्साहित होंगे। यह परियोजना बायो पार्क को एक नया पहचान और जीवंत पर्यटन केंद्र प्रदान करेगी।
चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में सूरजमाली पर हुए जानलेवा हमले को लेकर बीते 13 दिनों से चल रहा आंदोलन आखिरकार रविवार को समाप्त हो गया। प्रशासन और सर्व समाज संघर्ष समिति के बीच लंबी वार्ता के बाद देर रात मांगों पर सहमति बनी, जिसके बाद आंदोलन खत्म करने की घोषणा की गई। इस समझौते की औपचारिक घोषणा रविवार शाम आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की मौजूदगी में की गई। 15 सितंबर की शाम को कपासन निवासी सूरजमाली पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया था। इस घटना के बाद 16 सितंबर से माली समाज सहित सर्व समाज संघर्ष समिति द्वारा धरना प्रदर्शन और आंदोलन की शुरुआत की गई। लगातार 13 दिन तक कपासन में धरने पर बैठकर पीड़ित परिवार और समाज न्याय की मांग करता रहा। आखिरकार रविवार देर रात तक चली वार्ता के बाद आंदोलन खत्म करने का निर्णय लिया गया। प्रशासन और संघर्ष समिति के बीच समझौते के तहत सूरजमाली के परिवार की कई अहम मांगे मान ली गई, जिसमें पूरे मामले की जांच अब राजस्थान एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप से कराई जाएगी। पीड़ित परिवार को संविदा नौकरी दी जाएगी। सूरजमाली के परिवार को 75 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। नगर पालिका की सब्जी मंडी में एक दुकान आवंटित की जाएगी। सूरजमाली के इलाज का पूरा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा। साथ ही मामले की अलग से संभागीय आयुक्त स्तर पर जांच भी होगी। हम आपको बता दें कि शनिवार शाम कपासन पहुंचे आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों और संघर्ष समिति के बीच वार्ता का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। आखिरकार रविवार रात करीब 2:15 बजे समझौता हो गया। रविवार शाम 6 बजे एडीएम प्रभा गौतम और एएसपी सरिता सिंह ने संयुक्त रूप से आंदोलन समाप्त होने की औपचारिक घोषणा की। 13 दिनों तक चले इस आंदोलन को प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं का भी समर्थन मिला। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर, माली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रप्रकाश सैनी सहित कई बड़े नेता मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में समाजजन और आम जनता भी लगातार धरना स्थल पर जुटती रही। गौरतलब है कि 15 सितंबर की शाम सूरजमाली पर कुछ हमलावरों ने कपासन में जानलेवा हमला किया था। इस घटना के बाद से ही माली समाज में भारी आक्रोश फैल गया था। 16 सितंबर से संघर्ष समिति द्वारा धरना प्रदर्शन शुरू किया गया, जो 13 दिन तक लगातार चलता रहा। आखिरकार रविवार को प्रशासन द्वारा सभी प्रमुख मांगे मान लेने के बाद आंदोलन समाप्त हो गया। बाकी की पॉइंट टू पॉइंट एडीएम साहब आप करेंगे। मैडम एक बार सारी घोषणा करिए, आपको तो समझ लें सारी एक बार पॉइंट टू पॉइंट। और मोटा मोटी जो बात थी उसमें आपको बाद में प्रशासन की ओर से, प्रशासन के प्रतिनिधि की ओर से, जिला कलेक्टर महोदय के प्रतिनिधि की ओर से मैं अपनी बात यहाँ पर रखना चाहूँगी। पहली बात थी कि सूरजमाली को सरकारी नौकरी दी जाए। संविदा पर नौकरी देने का हमने बात की है, संविदा पर नौकरी दिलाई जाएगी। आर्थिक सहायता की बात आई थी। आर्थिक सहायता की भी सहमति बन चुकी है और आर्थिक सहायता की भी इनको दिलाई जाएगी, दी भी जा चुकी है आर्थिक सहायता। अभी हम दे चुके हैं और कुछ जो अमाउंट वो बात हो चुकी है। दूसरी बात है कि इनको नगर पालिका में दुकान आवंटित की जाए। नगर पालिका प्रशासन से मेरी कल की बात हो गई थी और कल की इसकी सहमति बन चुकी थी। नेक्स्ट टाइम थी कि जो इनके इलाज में जो खर्चा हुआ है वो वापस प्रशासन उसमें सहयोग इनको प्रदान करें, रियम्बर्स कराए। तो इलाज में जो भी खर्चा हुआ है, जो भी इनके मेडिकल बिल आएंगे, जो भी मेडिकल बिल ये हमें प्रस्तुत करेंगे,
उसको हम वेरीफाई करवा के और उसका रियम्बर्समेंट जो कि पुनर्भरण हम करवाएंगे। ये चारों संपूर्ण खर्चे का जो भी खर्चा हुआ इनका हुआ है, जो भी खर्चा इनका हुआ है इलाज में मेडिकल बिलों का, उसका पुनर्भरण हम वेरीफाई करके करवाएंगे। तो ये 3-4 बिंदु थे। एसओजी जांच पे अभी एडिशनल मैम अपना रखेंगे। ये चारों बिंदु जिला प्रशासन की ओर से थे जिसपे मैं अपनी बात रखी हूँ, और एक संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में या उनकी जो भी कोई कमेटी बना के जो मैम जैसे जांच करवाएंगी, उसके लिए कलेक्टर साहब की ओर से हम प्रपोजल भिजवा के और वो हम करवाएंगे। तो चारों 5 बिंदु जिला प्रशासन से संबंधित है। पुलिस प्रशासन से संबंधित जो मांगे हैं वो एडिशनल मैम उस पर अपनी बात रखेंगे। पुलिस अधीक्षक प्रतिनिधि के तौर पर हमारे पुलिस से संबंधित जो जांच थी उसमें ये था कि ये एसओजी से इन्वेस्टिगेशन कराया जाए। तो सर इसमें ये हुआ है कि जो भी हम प्रपोजल है वो एसपी साहब के मार्फत, आई साहब के मार्फत पुलिस को भिजवा के इस कार्य को करवा दें। हाँ सर, एसओजी को लेटर ही तो भेजना पड़ेगा पहले। हाँ जी सर, एसओजी से जांच हमारा यही है। केस ऑफिसर स्कीम कंप्लीट होने पे आ जाएगा सर, मतलब उसमें कंप्लीट हो जाता है तो केस ऑफिसर में ले लेंगे। जी सर। हनुमान जो आर्थिक सहायता की बात थी, 20 लाख रुपए परिवार को आर्थिक सहायता दे दी अभी कैश, ठीक है। 5 लाख जो है ये प्रयास करते तो 5 लाख और करा, ठीक है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। आयरन नदी में बहे युवक का 23 दिन बाद मिला शव। मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता और संविदा पर नौकरी देने की उठी मांग। जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। गैस रिसाव के बाद गैस सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। हादसे में परिवार के 4 सदस्य झुलसे, हॉस्पिटल में इलाज जारी। गोपालपुरा में कार पर गिरा बिजली का तार, देखते ही देखते जलकर राख हुई कार। घटना के बाद मची अफरा तफरी। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।